नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, अगर आज हम बात करें कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अगर जिंदा होते तो आज वो क्या करते? क्या वो हमारी सरकार की तरह चुपचाप देखते रहते, संतुलन बनाते और युद्ध होता रहता? तो क्या वो भी आज सरकार की तरह चुप बैठकर ईरान अमेरिका युद्ध को देखते रहते, या फिर दुनिया को हिला देने वाला शांति का आंदोलन खड़ा कर दे? आज और आमने सामने मिसाइल चल रही है, जहाज तैनात हैं और पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। लेकिन भारत भारत चुप है। भारत संतुलन बना रहा है। भारत देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रहा है। क्या यही वो भारत है जिसका सपना लोहिया ने देखा था? लोहिया कहते थे, साम्राज्यवाद जहां भी होगा उसका विरोध होगा। उन्होंने वियतनाम में अमेरिका का विरोध किया। उन्होंने कमजोर देशों के पक्ष में आवाज उठाई। और उन्होंने भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि विश्व शांति का नेतृत्व करता माना। आज की सरकार चुप है तो लोहिया इस कूटनीति ये लोहिया इसे कूटनीति नहीं, नैतिक दिवालियापन कहते हैं। क्योंकि उनके लिए सवाल ये नहीं था कि भारत का फायदा क्या है। सवाल ये था कि दुनिया में इंसानियत बचेगी या नहीं। लोहिया होते तो क्या करते? वो सिर्फ बयान नहीं देते, वो आंदोलन खड़ा करते। भारत की सड़कों पर लोग उतरते, एशिया और अफ्रीका के देशों को जोड़ते, संयुक्त राष्ट्र में दबाव बनाते और दुनिया को मजबूर कर देते कि युद्ध रुको। आज सवाल सिर्फ ईरान या अमेरिका का नहीं है दोस्तों। सवाल है, भारत एक डरपोक दर्शक रहेगा या फिर शांति का नेता बनेगा? लोहिया होते तो चुप नहीं रहते। लोहिया होते तो दुनिया को झकझोर देते। लेकिन आज हम लोहिया के भारत में रह रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ लोहिया के निशस्त्रीकरण के बारे में। लोहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात कर रहा हूँ मैं। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हथियारों के विरोधी थे। उन्होंने हथियार सिर्फ रक्षा का साधन नहीं थे बल्कि सत्ता और अन्याय का औजार बन जाते हैं, खास पर तौर पर जब उनका इस्तेमाल कमजोर लोगों के खिलाफ होता है। ये लोहिया का तर्क था और ये बहुत मजबूत तर्क है दोस्तों। और हम देख रहे हैं लगातार विश्व के मुहाने पर भी देख रहे हैं और अ, समाज में भी देख रहे हैं कि जो कमजोर होता है उसी पर लठ चलते हैं, उसी पर तलवार चलती है, उसी पर गोलियां चलती है। तो दोस्तों, आज हम डॉक्टर लोहिया की बात करेंगे। आज दुनिया में हर तरफ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, युद्ध, हथियार, मिसाइल, ताकत। लेकिन इसी शोर के बीच में एक आवाज हमें सुननी होगी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आवाज। लोहिया कहते थे, कमजोर पर जुल्म करने के लिए ही हथियारों की जरूरत पड़ती है। ये एक बहुत ही सधा हुआ वाक्य है। अब जरा इस दुनिया को देखिए। दुनिया का कुल सैन्य खर्च $2 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है। सबसे ज्यादा खर्च कौन कर रहा है? अमेरिका। फिर उसके सहयोगी, फिर बड़े बड़े ताकतवर देश, यूरोप के देश या चीन। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये हथियार अपने बराबर के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, या कमजोर देशों, कमजोर समाजों और आम जनता के खिलाफ? मध्य पूर्व में बस बम गिरते हैं, मरता कौन है? युद्ध होते हैं, घर उजड़ते किसके हैं? प्रतिबंध लगते हैं, भूखा कौन सोता है? जवाब साफ है, कमजोर। लोहिया ने बहुत पहले चेतावनी दी थी कि हथियार सुरक्षा के नाम पर खरीदे जाते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल दमन के लिए होता है। हमारे यहाँ पे भी नक्सलवाद के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। किसी को भी आतंकवादी बना करके मार सकते हैं। और बुलडोजर चल रहे हैं आज, अब तो हमारे यहाँ। आज बड़े देश क्या कर रहे हैं? पहले हथियार बेचते हैं, फिर वही हथियार युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, और फिर शांति वार्ता का ठेका भी वही लेते हैं। यानी आग भी वही लगाते हैं और बुझाने का नाटक भी वही करते हैं। अब बात भारत की बात है। हमारी सैन्य बजट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन और हम विश्व के सबसे बड़े आयातक देश बन गए हैं हथियारों के।
लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गति से बढ़ रहे, किस गति से बढ़ रहे हैं ये देखने की बात है। शिक्षा पर 2.5% सिर्फ खर्च हो रहा है दोस्तों, और स्वास्थ्य पर भी 2 पॉइंट और समथिंग, इससे ज्यादा खर्च नहीं हो रहा है, जबकि इसके ऊपर ज्यादा खर्च करने की जरूरत है। जिस देश में गरीब भूखा है, वहां हथियार पर खर्च अन्याय है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे जहां ताकत का मतलब बंदूक और बम है, या हम वो रास्ता चुनेंगे जहां ताकत का मतलब होगा शिक्षा, समानता और इंसानियत। लोहिया का रास्ता, हथियारों की होड़ पर रोक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण की पहल, और देश के अंदर संसाधनों का इस्तेमाल जनता के लिए और गैर बराबरी खत्म करने के लिए। हथियार कभी शांति नहीं लाते, वे सिर्फ ये तय करते हैं कि अगला शिकार कौन होगा। तो दोस्तों, ये अगर चाहें तो मैं इसी को और ज्यादा खुल के बता सकता हूं। ईरान अमेरिका तनाव, रूस यूक्रेन जैसे उदाहरण सीधे जोड़कर इसे वायरल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक भी सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपने कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं, और मैं हिम्मत सेठ हूँ। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो कार्यकर्ताओं को वो एक सूत्र देते थे, वोट फावड़ा और जेल। तो आज हम उस वोट फावड़ा जेल की ही विवेचना करेंगे, आखिर ये क्या है। वोट फावड़ा जेल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का दिया गया सूत्र केवल नारा नहीं था, बल्कि समाजवादी राजनीति का 3 आयामी कार्यक्रम था। ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष, रचनात्मक काम, त्याग, तीनों को जोड़ता है। अब इसे गहराई से समझिए। वोट सत्ता परिवर्तन का लोकतांत्रिक हथियार है। आप उसकी तैयारी लगातार करिए। आपको चुनाव में जाना है तो चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से ही व्यवस्था बदली जा सकती है, सरकार बदली जा सकती है। बिना राजनीतिक सत्ता बदले सामाजिक न्याय संभव नहीं है। वोट का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि जनता को जागरूक करना, गरीब पिछड़े वंचित वर्ग को राजनीतिक ताकत देना उनका लक्ष्य था। कांग्रेस जैसी सत्ता के केंद्रीकरण को चुनौती देना, यानी सत्ता में बदलाव, नीति में बदलाव। फावड़ा, रचनात्मक और श्रम आधारित समाज निर्माण। फावड़ा का अर्थ है कि आप हमेशा 24 ही घंटे चुनाव में नहीं लगे रह सकते। आपको बीच बीच में या लगातार कुछ समय रचनात्मक कामों के लिए भी निकालना पड़ेगा। और रचनात्मक काम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत जरूरी है। वे अपने हाथ से काम करें, समाज निर्माण में सीधे भाग लें। समाजवादी कार्यकर्ता केवल भाषण न दें, बल्कि गांव में काम करें, तालाब, सड़क, सफाई, श्रमदान करें। इससे 2 बड़े संदेश हैं। श्रम की गरिमा, आत्मनिर्भर समाज। लोहिया का ये हिस्सा गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम से भी जुड़ता है, लेकिन अधिक आक्रामक सामाजिक बदलाव के साथ। जेल, अन्याय के खिलाफ संघर्ष और बलिदान। जेल का मतलब उनका सीधा जेल, जेब काट के जेल में चले जाना नहीं है। उनका मतलब था कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करें, बलिदान करें, लड़ाई करें, और अगर उसमें जेल भी जाना पड़े तो हिचके नहीं, जेल भी जाएं। जेल का मतलब अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ संघर्ष, सविनय अवज्ञा, गिरफ्तारी और दमन सहने की तैयारी। लोहिया कहते थे, जो सत्ता अन्याय करे उसके खिलाफ जेल जाना ही लोकतांत्रिक असली परीक्षा है। समग्र अर्थ, वोट फावड़ा जेल मतलब, वोट का मतलब सत्ता बदलो, फावड़ा का मतलब समाज बनाओ, जेल का मतलब अन्याय से लड़ो। ये एक संतुलित क्रांति का मॉडल है। सिर्फ चुनाव नहीं, सिर्फ आंदोलन नहीं, सिर्फ विकास नहीं, तीनों का समन्वय असली समाजवाद है। आज के संदर्भ में इसको देखें तो, आज इस सूत्र को देखें तो राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित हो गई है। तिकड़म की राजनीति,
सामाजिक कार्य एनजीओ तक सीमित, और संघर्ष कमजोर व प्रतीकात्मक। लोहिया का मॉडल कहता है, नेता वही जो चुनाव लड़े, समाज भी बनाए और जरूरत पड़े तो जेल भी जाए। अगर आप चाहें तो आप इसको अपने, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको फॉरवर्ड करें, लाइक करें, अपने विचार लिखें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, अपने विचार लिखें। और अगर अभी तक भी आपने यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर समता संदेश से हिम्मत सेठ बोल रहा हूं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर राम मनोहर लोहिया की ही बात कर रहे हैं। एक पांव रेल में एक पांव जेल में, उनका एक सूत्र था। समाजवादी कार्यकर्ताओं की जीवन शैली और संघर्ष की चरम परिभाषा है ये, और इसे सीधे गहराई गहराई से समझते हैं। आज की राजनीति में नेता दिखते बहुत हैं, लेकिन जनता के बीच कितने हैं? ने एक सीधा और कठोर संदेश दिया था लोहिया जी ने, एक पांव रेल में एक पांव जेल में। मतलब कार्यकर्ताओं को सदैव संघर्ष में रहना चाहिए, और जरूरत पड़े तो जेल में भी जाना चाहिए। यह कोई मजाक नहीं था दोस्तों, यह एक सच्चे कार्यकर्ता की पहचान थी। पहले समझिए, एक पांव रेल में मतलब क्या? लगातार चलना, गांव गांव जाना, जनता के दुख दर्द को अपनी आंखों से देखना। नेता वो नहीं जो सिर्फ मंच पर बोले, नेता वो जो रेल में धक्के खाए और जनता के बीच रहे। अब दूसरा एक पांव जेल में, मतलब अन्याय के खिलाफ खड़े होना, सत्ता से टकराना, और जरूरत पड़े तो जेल जाने से भी नहीं डरना। आज के लोग ट्वीट करते हैं, पोस्ट डालते हैं, लेकिन लोहिया कहते हैं, संघर्ष बिना कीमत चुकाए नहीं होता। अब खुद से सवाल पूछिए, क्या आज के नेता रेल में या सिर्फ एसी कमरों में? क्या ये वे जेल जाने को तैयार हैं, या सिर्फ सत्ता के साथ समझौता कर रहे हैं? वो तो सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार नहीं है आज तो। इसलिए देश में बदलाव रुक गया है, क्योंकि न नेता जनता के बीच हैं, न संघर्ष करने का साहस है। केवल ट्वीट से पार्टियां चलाई जा रही है दोस्तों। अगर सच में बदलाव चाहिए तो हमें फिर से बनना होगा लोहिया का कार्यकर्ता, जिसका एक पांव रेल में हो, एक पांव जेल में हो। जो जनता के बीच नहीं जाता वो नेता नहीं है, और जो जहाँ न्याय अन्याय के खिलाफ जेल नहीं जाता वो योद्धा नहीं है। यही लोहिया का रास्ता है, यही असली संघर्ष है। जय समता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ, एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज बात करेंगे सिंगरौली की। सिंगरौली मध्य प्रदेश का एक जिला है, जो जहाँ ऊर्जा, मतलब कोयला बहुत है। कोयले की ऊर्जा की राजधानी भी कहते हैं उसको। और इसलिए भी जरूरी है इस पे बात करना, क्योंकि वहां पर बहुत जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। एक तरह का गृह युद्ध चल रहा है। वहां पर जो काबिज लोग हैं, और जो सेठ हैं, अडानी, जिसको वहां पर आ, खदानें मिली है, खदान कोयला निकालना है और पावर प्लांट लगाने हैं, उनके बीच में आपस में युद्ध चल रहा है। और अडानी का मतलब तो आज, इस समय, आज की डेट में अडानी का मतलब भारत सरकार है। अगर अडानी कहीं लड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार लड़ रही है। तो उस पर आज हम बात करेंगे। क्या ये ऊर्जा, सवाल है कि क्या ये ऊर्जा पूरे देश को रोशन कर रही है, या सिंगरौली के लोगों का जीवन अंधेरे में धकेल रही है? ये वही सिंगरौली है जहां कोयले की खदानें हैं, बिजली परियोजनाएं हैं, और देश के बड़े कॉरपोरेट घरानों का कब्जा है, जिनमें शामिल अडानी ग्रुप है। जमीन या जीवन, आदिवासी कहते हैं, जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती, वो हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है, हमारा भविष्य है। लेकिन खदानों के लिए हजारों एकड़ जमीन अधिकृत कर ली गई है, बिना सही सहमति, बिना पूरी जानकारी। और अब हाल ये है कि लोग अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए हैं। वहां पर पैसा कानून भी लागू होता है, लेकिन वो भी धराशायी है। जंगल का कत्ल। सिंगरौली कभी जंगलों से भरा एक इलाका था। पेड़
कट रहे हैं, नदियां सूख रही है, हवा जहरीली हो रही है, और जो आदिवासी जंगल पर निर्भर है थे, उनका जीवन तंत्र खत्म हो रहा है। सवाल ये है दोस्तों, क्या यही विकास है? क्या ये प्रकृति के खिलाफ युद्ध है? सरकार और कंपनियां कहती हैं हम मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? बाजार से बहुत ही कम कीमत पर जो फॉर्मूला बना हुआ है मुआवजा देने का, एक बाजार से 4 गुना का, वो क्यों नहीं देते? पुनर्वास अधूरा है, रोजगार के वादे झूठे हैं, न जमीन बची, न रोजगार मिला, न आस। अब आदिवासी विरोध करते हैं तो उन पर केस लगाते हैं, जब कंपनियां जंगल काटती है तो उन्हें क्लियरेंस मिल जाती है। ये कैसा न्याय है? क्या सरकार जनता के साथ है या कॉरपोरेट के साथ खड़ी है? साथियों, अगर विकास का मतलब है जंगल खत्म करना, लोगों को उजाड़ना और मुनाफा कुछ कंपनियों को देना, तो ये विकास नहीं, ये लूट का मॉडल है। समाधान ये है कि ग्राम सभा की असली सहमति हो, पूरा और न्यायपूर्ण मुआवजा मिले, स्थायी रोजगार मिले और पर्यावरण की सुरक्षा हो। देश को रोशनी देने के नाम पर अगर सिंगरौली को अंधेरे में डाला जा रहा है, तो ये विकास नहीं है, ये अन्याय है, और इसके खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी। अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाके इस पर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम फिर सिंगरौली पे ही बात करेंगे, लेकिन सिंगरौली के साथ पन्ना के जंगल और अरावली की पहाड़ियों पर भी हम क्रमशः बात करें। विकास या विनाश, सिंगरौली से अरावली तक लूट का सच। सब तरफ लूट मची है दोस्तों, और इस लूट को लूटने में कुछ देशी विदेशी कॉरपोरेट्स हैं जो इसे लूट रहे हैं। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने आया हूं जो सिर्फ एक जिले, एक राज्य या एक मुद्दे का नहीं है। ये सवाल पूरे भारत के भविष्य का है। क्या सच में हम विकास कर रहे हैं या अपने ही देश को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं? सिंगरौली ऊर्जा की राजधानी या विनाश का केंद्र? आइए चलते हैं सिंगरौली, जिसे कहा जाता है भारत की ऊर्जा राजधानी। लेकिन सच्चाई क्या है? ये कोयले की खदानें हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और उन्हीं में एक नाम है अडानी ग्रुप। 2 लाख पेड़, 2 लाख से ज्यादा पेड़ काट दिए। 2 लाख पेड़ का मतलब लाखों लोगों की सांसें हैं, और इसी पर जंगल जमीन बचाओ कार्यकर्ता पूछ रहे हैं, क्या पेड़ अडानी जी ने लगाए थे जो अब काट दिए? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर आरोप है। यहाँ के आदिवासी कहते हैं जमीन हमारी थी, जंगल हमारा है, लेकिन अब सब छिन गया। मुआवजा अधूरा, कम, और कई बार तो मिला ही नहीं। और यही कहानी दोस्तों पन्ना की है। पन्ना के जंगल, जहाँ हीरे निकालने के लिए जंगल काटा जा रहा है, जहाँ हीरे की खदानें हैं, यहाँ भी वही कहानी दोहराई जा रही है। जंगल काटे जा रहे हैं, जमीन खोदी जा रही है, और बदले में लोगों को क्या मिल रहा है? विस्थापन, बेरोजगारी और टूटा हुआ जीवन। सवाल है, क्या हीरा ज्यादा कीमती है या जंगल और इंसान? और क्योंकि सच ये है कि हीरा बाजार में बिकता है, लेकिन एक जंगल पूरी जिंदगी को चलाता है। यही बात अरावली में है दोस्तों। अरावली राजस्थान की ढाल पर हमला है। अरावली जो राजस्थान को रेगिस्तान बनने से रोकती है, आज वह क्या हो रहा है? मार्बल के लिए पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, चूना पत्थर के खनन, सैंडस्टोन के लिए कटाई, जिंक और फास्फेट के लिए खुदाई। पहाड़ गायब हो रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, पानी नीचे जा रहा है, और सबसे बड़ा खतरा, रेगिस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर पहाड़ नहीं रहे तो दिल्ली में भी रेगिस्तान की गर्म लू हवा आएगी, और पूरी रेत जो है हिमाचल तक पहुंच जाएगी। अब इन 3 जगहों को जोड़कर देखिए, सिंगरौली में कोयला, पन्ना में हीरा, अरावली में पत्थर, लेकिन पैटर्न एक ही है। पहले प्राकृतिक संसाधन खोजो, फिर जंगल काटो, फिर लोगों को वहां से उजाड़ो, और फिर मुनाफा कमाओ। और
इसमें सबसे बड़ा नुकसान गरीब का, आदिवासी का और आने वाले पीढ़ियों का। क्योंकि लोकल, स्थायी निवासी तो वही हैं, स्थानीय निवासी तो वही हैं। अगर विकास का मतलब है जंगल खत्म करना, पहाड़ तोड़ना और लोगों को उजाड़ना, तो ये विकास नहीं है, ये व्यवस्थित लूट है। सिंगरौली से पन्ना और पन्ना से अरावली तक संसाधन हमारे हैं, जमीन हमारी है, लेकिन फायदा किसी और का है। ये अब हम नहीं चलने देंगे। अगर आप भी मानते हैं कि विकास के नाम पर यह अन्याय रुकना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी आवाज उठाएं। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।